हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सेक्टर, इंडियाज़ इकोनॉमिक सेक्टर। मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल मिर्ज़ापुर पर आप सभी का स्वागत है। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप जो चल रहा है उस पर आप लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करता जाऊंगा। ठीक है, ऑन दिस टाइम जब आप वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल कंडीशंस अभी फेवर में नहीं है, इस वजह से लाइव ना होकर ये प्रीमियर है और बस 1-2 दिन में ये क्लासेस लाइव होने लगेंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आप लोग जुड़ जाएं। 5 बजे से आपकी इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके, तो आप सबसे पहले तो जुड़ें। चूँकि इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत फेवरेबल नहीं रहता है। जैसे आपने किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़ के आए हैं, आपने बीएससी किया है, साइंस से आप पढ़ कर आ रहे हैं, आप आर्ट से पढ़ कर आ रहे हैं, तो इकोनॉमी जनरली अवॉइड करते हैं। तो हो सकता है जब आप तैयारी में हैं यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की या किसी भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी में हैं, तो आपके लिए इकोनॉमी पढ़ना एक क्रूशियल सब्जेक्ट है जो आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान देगा। इकोनॉमी को पढ़ने के लिए हमें चाहे प्री हो या मेंस, दोनों ही सब्जेक्ट्स में, मतलब दोनों ही पेपर में ये काम आने वाला है और दोनों में अपनी अपनी अलग अलग उपयोगिता है। इसको हम प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ते हुए चलेंगे। कुछ फैक्ट्स भी होंगे और मेंस की आंसर राइटिंग में आपको अच्छा मटेरियल मिल सके, अच्छे शब्द हों आपके पास, आंकड़े हों, इस पर भी हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ इकोनॉमिक सेक्टर। भारत में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इनको 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं बेसिकली, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप। ओके, कार्य के आधार पर, वर्क कंडीशन के आधार पर कि वहाँ का जो कार्य दशाएं हैं वो कैसी हैं, और एसेट ओनरशिप, किसका मालिकाना हक है एसेट पर। इस आधार पर हम क्षेत्रकों को, अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग क्षेत्रक हैं उनको अलग अलग डिवाइड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, और अभी हम इनको एक इस तरीके से लिस्ट में देख ले रहे हैं, फिर हम इनकी डिटेल चर्चा करेंगे और उसको हम जो बेस बनाएंगे डिटेल चर्चा करते समय उस पे एनसीईआरटी को बेस रखेंगे। आपको पता है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कभी कभी डायरेक्टली एनसीईआरटी से सेंटेंस को निकाल कर क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है, इसलिए एनसीईआरटी आपका बेस है, इन्हें जरूर पढ़ें। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। इसको फर्दर हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये 3 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स, जिनका इस्तेमाल हम नेचुरल रिसोर्स के रूप में करते हैं और जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए बेस का काम करते हैं। इसमें बेसिकली रेड कॉलर जॉब प्रोड्यूस होता है, इसमें एग्रीकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट्री, इस तरीके की चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में शामिल होती हैं। इसकी आगे हम डिटेल में अभी बात करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, आप कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। एंड टर्सरी सेक्टर में कोई गुड्स नहीं आती हैं, इसमें कोई वस्तुएं नहीं आती हैं, बल्कि ये वो ऐसा सेक्टर है जिस पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। खास तौर से बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को पुशअप करती हैं, उनके डेवलपमेंट को हेल्प करती हैं, इसके लिए हमने टर्सरी सेक्टर को बनाया है। तृतीयक क्षेत्र का डेवलपमेंट हमारी बेसिकली इस आधार पर हुआ है। हालांकि आज मॉडर्न समय में, आज 21वीं सदी में हमने 2 सेक्टर और बना लिए हैं अपनी सुविधा के लिए, समझने के लिए। एक तो क्वाटरनरी सेक्टर, इस सेक्टर के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल्स की बात हम करते हैं, R&D की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। मतलब किसी भी सेक्टर का कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसको आप किस सेक्टर में ले जाएंगे। जैसे अभी कोविड का समय चल रहा है, कोविड की वैक्सीन मार्केट में आ गई है, हर देश में या कई सारी कंपनियों ने अपनी अपनी
जो वैक्सीन्स हैं उनको बनाया है। तो इस वैक्सीन को बनाने के लिए उन्हें R&D करना पड़ा है, उनके पास अपना R&D है। जैसे मान लीजिए भारत बायोटेक यहाँ पर कोवैक्सीन बना रही है, तो उसका अपना R&D है, तो इस R&D को किस सेक्टर में रखेंगे, या फाइजर बनी या कोई और जो कोविशील्ड है, इनको अलग अलग कंपनियों ने बनाया, ठीक है ना। तो अब जो ये सब लोग अपनी अपनी वैक्सीन या दवाएं या कोई भी रिसर्च कार्य करके ला रहे हैं बाहर, तो उसके लिए R&D पे खर्च होता है और हर कंपनी या सरकार R&D पर अलग खर्च करती है। ये इंटेलेक्चुअल वर्क होता है। तो इस इंटेलेक्चुअल वर्क को R&D को हम क्वार्टरनरी सेक्टर में रखते हैं। फिर आता है क्विनरी सेक्टर। ये एक नया सेक्टर डेवलप हुआ है। इसके अंतर्गत टॉप डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज होती हैं या जो लोग होते हैं, उनको हम इस सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत टॉप डिसीजन मेकिंग में कौन कौन आ जाएगा, जैसे साइंटिस्ट हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, तो ये वैज्ञानिक जो हमारे देश की सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं या जो काम करते हैं, तो अब इनके जो सुझाव हैं या इनकी जो कार्य हैं, उनका जो बेनिफिट है, इनके डिसीजंस का जो बेनिफिट है, अल्टीमेट हमारी इकोनॉमी को मिलता है, हमारे कंट्री को मिलता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको भी हम इसी क्वाइनरी जो सेक्टर है इसके अंतर्गत रखते हैं। तो ये दो नए सेक्टर बनकर तैयार हुए हैं। बेसिकली जो आज हम डिटेल चर्चा करेंगे वो करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी की, ठीक है ना। फिर एक नज़र डाल लेते हैं आगे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन। वर्क कंडीशन के आधार पर, यानी कार्य दशा के आधार पर, कार्य दशा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ओके, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, इनमें क्या अंतर है, क्या होता है, ये इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एंड लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप। इसे फर्दर हम दो भागों में बांटते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रक, प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्रक। इनकी जो डिटेल चर्चा है वो आगे अब इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। ओके, चलिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्राथमिक सेक्टर क्या होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या है। प्राथमिक क्षेत्रक उन संसाधनों को कहते हैं या प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग से जो गतिविधियां चलती हैं, उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत रखते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग या उपयोग पर आधारित गतिविधियां। ओके, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का जिसमें प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल हो, ऐसी गतिविधियों को हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए जैसे कपास की फसल है। कपास की फसल है, ये एक मौसमी फसल है। अब कपास के पौधों में क्या होता है कि बढ़ने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो प्राकृतिक कार्यों पर ही निर्भर करते हैं। जैसे प्राकृतिक कार्यों पर निर्भर कारक हैं जो उन पर निर्भर करेंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश चाहिए उनको, ठीक है, जलवायु पर भी निर्भर करेंगे, बिल्कुल चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है, जो क्षेत्र की जलवायु है उस पर ये फसल निर्भर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, यह एक प्राकृतिक उत्पाद है। क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है। ओके, कपास एक कैसा उत्पाद है, प्राकृतिक उत्पाद है। तो अब इसको हम किस क्षेत्र में रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। ओके, इसी प्रकार दूसरे हम एग्जांपल से समझते हैं, डेयरी उत्पादन। डेयरी उत्पादन, डेयरी उत्पादन में क्या होता है, डेयरी उत्पादन में भी हम भाई जानवरों, जो जानवर होते हैं उनकी जैविक प्रक्रिया और वो जो चारा खाते हैं उसकी उपलब्धता पर ही ये डेयरी उत्पादन पूरा सरवाइव करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डेयरी उत्पादन है ये भी एक प्राकृतिक उत्पाद है, तो इसको भी हम प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। समझ गए आप। इसके अलावा आप जैसे
माइंस है यानी कि खनन, खनन कहाँ होगा? जमीन पर होगा, अर्थ पर होता है। तो अर्थ पर हो रहा है, इसका मतलब ये प्राकृतिक रूप से हम पहली बार यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनको निकाल रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, यानी कि इन प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं। तो खनन हो गया, ठीक है ना। तो या अयस्क निकलते हैं, तो इसको भी हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। इज दैट क्लियर? तो प्राथमिक क्षेत्र में ही क्यों रखेंगे? क्यों? क्योंकि हम अधिकांशतः इन सारे जो उत्पादन हैं या उत्पाद हैं, इनको हम सीधे नेचर से कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो जिन रिसोर्सेस को या उत्पादों को हम सीधे नेचर से कलेक्ट करते हैं, उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ओके, जैसे कृषि, डेयरी, इसके अलावा क्या क्या आ जाएगा? मत्स्यन, ओके, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। फॉरेस्ट्री यानी कि वन, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब ये सारे जो सेक्टर हैं, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कृषि क्षेत्र और उनके सहायक क्षेत्र भी हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको कृषि एवं उसका सहायक क्षेत्र भी लिख कर आ जाता है, तो वो भी कौन सा सेक्टर होगा? प्राथमिक क्षेत्र होगा। कृषि एवं उससे सहायक क्षेत्र। ओके, तो ये कैसा सेक्टर है? ये प्राथमिक सेक्टर है। चलिए अब बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र बेसिकली क्या होते हैं? इस क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी गतिविधियां आती हैं जो प्राकृतिक उत्पादों को, जो हमने जिनका हमने प्राथमिक क्षेत्र में अभी पढ़ा है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा यानी कि इंडस्ट्री के द्वारा किसी अन्य रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कपास है, कपास नेचुरल प्रोडक्ट था, प्राथमिक क्षेत्र का प्रोडक्ट था, इससे हम शर्ट बना लेते हैं, तो ये क्या होगा? ये द्वितीयक क्षेत्र का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये जो शर्ट है ये द्वितीय। अब ये कहां से चेंज हुआ? ये जो चेंज यहां पर हो रहा है वो हो रहा है विनिर्माण द्वारा, यानी कि जो विनिर्माण की प्रणाली है या जो विनिर्माण है, ये किस सेक्टर में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा होता है। मतलब जो द्वितीयक क्षेत्र होता है ये प्राथमिक क्षेत्र का अगला कदम होता है। यहां वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि यहां पर निर्माण की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। क्या किया जाता है? यहां लिख सकते हैं कि यहां जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं प्रकृति से, जो प्रकृति है उससे उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि इनका निर्माण किया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग आप इंग्लिश में कह सकते हो। इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी इकोनॉमी के लिए अब ये द्वितीयक सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब ये मैन्युफैक्चरिंग होगी कैसे? इसके लिए हमें कारखाने लगाने पड़ते हैं। क्या होता है? कारखाने लगाने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर बहुत सारी वर्कशॉप बनानी पड़ती हैं, कार्यशालाएं जिनको आप हिंदी में कहते हैं, कार्यशालाएं बनानी पड़ती हैं, ठीक है। या फिर बहुत लोग घर से भी कार्य जो मैन्युफैक्चरिंग के हैं, जो छोटी कुटीर उद्योग हैं, घर से ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो घर से भी मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। उदाहरण हमने कपास का लिया है, तो जैसे एक बार और समझते हैं। कपास लिया आपने, ओके, कपास के पौधे से आपने कपास का रेशा प्राप्त कर लिया। रेशा जब प्राप्त किया तो इसको आपने सूत के रूप में काट लिया, है ना। अब ये जाएगा किसी कारखाने में, है ना, या यूनिट में, वहां जाकर क्या बनाएगा? ये कपड़ा बनाएगा। मान लीजिए जो शर्ट आपने तैयार की, जो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, तो कपास का रेशा बना, रेशे से सूत बना, और सूत से वो कपड़ा या शर्ट बन गई, जो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी। कपास प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीयक क्षेत्र में शर्ट को शामिल कर लेंगे। और एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे गन्ना। गन्ना प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन गन्ना एक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कब? जब हम इससे चीनी और गुड़ तैयार करेंगे। जब हम चीनी और गुड़ तैयार करेंगे तो कच्चे माल के रूप में गन्ना प्रयोग होगा। ओके, तो ये गन्ना प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, और चीनी या गुड़ ये किस सेक्टर में आ जाएगा? ये आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में।
फिर बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। सॉरी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए अर्थ को चेंज करके आप ब्रिक बनाते हैं। मतलब क्या है कि आप मिट्टी से ईंट बना रहे हैं, मिट्टी से ईंट बना रहे हैं। आपको पता है ईंट कैसे बनती है? मिट्टी से बनती है। तो जो ये मिट्टी है ये क्या है? ये एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होगा? ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि इसीलिए ये इसको खनन में रखा जाता है, क्योंकि खनन कहाँ होता है? डायरेक्ट अर्थ से होता है। ओके। और ईंट, ईंट क्या है? ईंट द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि ईंट के जो भट्टे होते हैं, ये जो वर्क होता है, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिखेगा और मैं उसको तुरंत के तुरंत रिप्लाई भी करता चला जाऊंगा। ओके। आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करिए। जिन बच्चों को अभी ये नहीं पता चल पाया है कि इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट हो गई है, आप उन बच्चों तक कांटेक्ट करिए और इकोनॉमी की क्लास के बारे में उन्हें बताइए, या किसी भी क्लास के बारे में, क्योंकि आप कोई भी क्लास मिस करेंगे उससे सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होने वाला है। ओके। तो इसका मतलब पहला हमने पढ़ लिया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और अब पढ़ना है हमें तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपने जैसे समझा कि नेचुरल जो प्रोडक्ट होते हैं, जो मतलब नेचर से जो सीधे कलेक्ट करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र। ओके। मैं आपको फिर बता दूं, ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका बेस है NCERT, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, आज के टॉपिक का। और आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं इनके एग्जाम्पल्स खास तौर से जैसे आपको याद रखने हैं कि ईंट, अभी कभी मान लीजिए क्वेश्चन एक क्रिएट हो गया कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है शर्ट, दूसरा दिया ईंट, तीसरा दिया है मिट्टी, चौथा दिया है चीनी। चलिए सही आंसर बताइए। 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, 30 सेकेंड का। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, अभी अभी मैंने आपको पीछे टॉपिक में बताया है। और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, या किसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा? शर्ट को, ईंट को, मिट्टी को, या चीनी को? ओके, चलिए सही आंसर है इसका, गुड, कुछ बच्चों ने अच्छा सही आंसर दिया है। सही आंसर है इसका मिट्टी। मिट्टी है, ये प्राथमिक क्षेत्र का है। ये मैन्युफैक्चर होकर शर्ट बनी है कपास से, ईंट बनी है मिट्टी से, और चीनी बनी है गन्ने से। तो गन्ना प्राथमिक सेक्टर का है, मिट्टी प्राथमिक सेक्टर की है, कपास प्राथमिक सेक्टर का है, उधर शर्ट क्या है? ये द्वितीयक क्षेत्र का प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है। तो आप अब जैसे मान लीजिए कोई चीज, मान लीजिए यहाँ एप्पल लिखा होता, ये भी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। कहने का मतलब जो व्हीट लिखा होता, ये भी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो अब आपको क्लियर कट हो गया, जो चीज सीधे नेचर से लेते हैं वो प्राथमिक सेक्टर का है। जो प्राथमिक सेक्टर की चीज़ों को जब हम उनका रूप बदल के इंडस्ट्री से उनको मैन्युफैक्चर करके बाहर निकालते हैं तो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। अब बात करते हैं हम तृतीयक क्षेत्र की। देखिए, तृतीयक क्षेत्रक कोई ऐसा क्षेत्रक नहीं है जिससे कोई नए प्रोडक्ट या नया कुछ डेवलप होके बाहर निकल रहा हो। बेसिकली तृतीयक क्षेत्रक एक ऐसी अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि है, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि है जो प्राथमिक और
द्वितीयक क्षेत्र को सपोर्ट करती है, या कह सकते हो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य तृतीयक क्षेत्र करता है। अब चूंकि ये क्या कर रहा है, ये उत्पादन तो किसी चीज का कर नहीं रहा है, तो ये क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, तो इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा, यानी कि इसकी जो गतिविधियां हैं, तृतीयक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास को, यानी कि के डेवलपमेंट को मदद करने के लिए कार्य करती हैं। ये खुद से किसी भी गुड्स का, यानी कि वस्तु का ये प्रोडक्शन नहीं करती हैं, बल्कि प्रोडक्शन तो नहीं करती, देखिए वस्तुओं का, लिखते जाइएगा, वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, नहीं करती, किंतु ये क्या करती हैं, उनमें सहयोग करती हैं। ओके, क्या करती हैं, उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है तृतीयक क्षेत्र। ओके, जैसे मान लीजिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो वस्तुएं उत्पन्न हुई उनको थोक विक्रेताओं तक भेजने के लिए, थोक से खुदरा विक्रेताओं तक भेजने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, ट्रक की जरूरत पड़ेगी, बस, ट्रेन, इनकी जरूरत पड़ेगी। इन्हीं के द्वारा इस जो उत्पाद हैं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। मान लीजिए कभी कभी गोदामों में भंडारण की जरूरत पड़ती है, फसलों के भंडारण करने के लिए गोदाम तक फसलों को ले जाया जाता है। अब उन भंडारण करने तक पहुंचने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी, और जो भंडारण गृह बना हुआ है, यानी कि शीत गृह जो बना हुआ है, ये शीत गृह भी तो तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। क्यों, क्योंकि इसमें प्राथमिक क्षेत्र की चीजों का भंडारण किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो प्राथमिक क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी है वो इनहेंस हो जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने खेत पे उत्पादन कर रहा है और वो मान लीजिए 4 क्विंटल आलू का उत्पादन अपने खेतों में कर लेता है। अब चूंकि उसके भंडारण की सुविधा नहीं है, वो किसी बड़ी मार्केट में नहीं जा सकता, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं, तो वो क्या करेगा कि ये जो 4 क्विंटल आलू हुआ है वो अपने आस पड़ोस में जो खपत होगी उसको पूरा कर देगा, बाकी अपने उपयोग में ले आएगा। अब चूंकि ये बहुत लंबे समय तक रहने वाली चीज़ें तो नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, तो ये धीरे धीरे सड़ जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फिर उसको जब आलू की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, मार्केट से खरीदेगा, ठीक है ना। और वो अपनी वस्तु को मार्केट ले नहीं जा पाया, उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी थी। लेकिन अगर ये ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उसको मिल जाए, ठीक है ना, तो जब उसको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल जाएगी तो वो सिर्फ 4 क्विंटल का प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। मान लीजिए प्रोडक्शन 10 क्विंटल हो जाता है तो 4 क्विंटल तो अभी तो वो वैसे भी कंज्यूम कर रहा था आसपास की मार्केट में अपने लिए, लेकिन जो बचने का ये 6 क्विंटल जो बच रहा है इसको वो ले जाके कहाँ ले जाएगा, भंडारण गृह में ले जाएगा, शीत गृह में ले जाके रख देगा, और जब मार्केट में उसको अच्छा प्राइस मिलेगा तब वो उसका उपयोग कर लेगा और उसको बेच लेगा। ऐसे ही जैसे टेलीफोन सर्विसेज हैं, टेलीफोन व्यवस्था है, इससे क्या होता है, इससे व्यापार करने में या किसी और को करने में, कार्य को करने में हमें दूसरे से बात करने में सहूलियत हो जाती है, हमारा समय बचता है, धन बचता है। तो ये भी क्या करता है, हमें प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर के हेल्प करने के लिए, जैसे कि कॉल सेंटर्स हैं। कॉल सेंटर्स क्या करते हैं, किसी न किसी यूनिट की हेल्प करने के लिए कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है ना, मान लीजिए आपने कैंट आरओ लगवाया, आपने घर में एक आरओ लगवाया। अब आरओ लगवाया लेकिन उसमें कोई डिफेक्ट निकला या कोई बात है जो आपको करनी है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत कस्टमर केयर मिलाते हैं, 1800 फला फला फला, उस कस्टमर केयर को मिला के आपकी बात सहूलियत से हो जाती है। और ये कैंट आरओ आपने तभी लिया जब आपको लगा कि इस पे हमें वारंटी मिल जाएगी, आराम से हमारी बात हो जाती है कस्टमर केयर से, हमारी जो रिप्लेसमेंट है वो आराम से हो जाएगी। तो ये टेलीकम्युनिकेशन किस में सहयोग कर रहा है, आखिरकार इंडस्ट्री में। क्यों, क्योंकि ये इसकी सेल को बढ़ा रहा है, जब सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन को अपने आप इंक्रीमेंट मिलने लगेगा। ओके, इज दैट क्लियर। तो अब ये सारी टेलीफोनिक चीज क्या है, टेलीफोन,
प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर को इन्हेंस करती हैं। पत्राचार को भी आप इसी में ला सकते हैं। ओके, फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन आपने देख ही लिया। भंडारण, इनको लिख लीजिए, एग्जाम्पल सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा किस सेक्टर से संबंधित नहीं है। भंडारण के अलावा संचार, संचार के अलावा आप बैंकिंग, बीमा, ये सारी की सारी गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं। इज दैट क्लियर? ये सारी जो गतिविधियां हैं ये तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके अलावा भी जैसे हम आपको टीच कर रहे हैं, यानी कि जो शिक्षक हैं ये कोई गुड तो प्रोडक्ट कर नहीं रहे हैं लेकिन अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो जो शैक्षिक कार्य है ये किस सेक्टर में आएगा? वो भी तृतीयक क्षेत्र में आएगा। डॉक्टर किस सेक्टर में काम कर रहे हैं? तृतीयक क्षेत्र में। इसके अलावा धोबी, नाई, है ना, वकील, मोची, ये सारे किस सेक्टर के काम करने वाले लोग हैं? तृतीयक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं जो अपनी सेवाएं दूसरों को उपलब्ध कराते हैं। ओके, अब ये सेवा व्यक्तिगत भी हो सकती है और व्यक्तिगत सेवा भी हो सकती है और इंस्टीट्यूशनल सेवा भी हो सकती है, यानी कि संस्था के द्वारा भी सेवा की जा सकती है। अब जैसे सरकार में ही जो प्रशासनिक कार्य है या लेखाकरण का जो कार्य है ये किस सेक्टर का हिस्सा होगा? लेखाकरण, ये तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा होगा, ये याद रखना है। अब ये सीधे सीधे एग्जाम्पल क्वेश्चन में पुटअप कर दिए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने पहले भी आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया था। ओके, इसके बाद आईसीटी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर जितनी भी आधारित चीजें हैं, जैसे इंटरनेट, कैफे, है ना, एटीएम, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब क्या है? ये सब के सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। इज दैट क्लियर? तो अब आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में समझने में आसानी हो गई होगी। ठीक है, अब मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र में जो उदाहरण दिए, कपास को लेकर, गन्ना को लेकर, ये सीधे नेचर से कलेक्ट करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है और तृतीयक क्षेत्र सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को इनहेंस करने में मदद करता है। लेकिन अब एक बात आती है कि जैसे इन सारी चीज़ों के, मान लीजिए जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं, जो वस्तु और सेवाएं जो उत्पादित हो रही हैं, उनको हम गणना कैसे करेंगे? गणना कैसे करेंगे इन वस्तुओं और सेवाओं की, गुड्स एंड सर्विसेज की हम गणना कैसे करेंगे? अब ये बहुत टिपिकल वर्क है। कैसे टिपिकल वर्क है? मान लीजिए कि हम कार है, कंप्यूटर का, हम कारों का उत्पादन कर रहे हैं, कंप्यूटर्स का भी उत्पादन कर रहे हैं, हम छोटी से छोटी कील भी बना रहे हैं, सुई भी बना रहे हैं, हमने फर्नीचर भी बनाया है। अब फर्नीचर जैसे बना तो इसका तो क्वांटिटी वाइज प्रोडक्शन काउंट किया जाता है, भाई कि इतना फर्नीचर बना, इतने पीस फर्नीचर बना। मान लीजिए डेयरी उत्पादन हो रहा है तो उसका क्विंटल में, मीट्रिक टन में गणना किया जाएगा। तो अब ये दोनों मिसमैच हो जाएंगे। फिर जब मिसमैच हो जाएंगे तो फिर इनकी हम संख्या को कैसे जोड़ सकते हैं? हम ओवरऑल अपनी जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो फिर हम इनकी संख्या को कैसे जोड़ेंगे? मान लीजिए फर्नीचर है, ठीक है ना, डेयरी उत्पादन है, कोई कारों की कोई संख्या है, तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे? ऐड करने का कोई एक यूनिट तो है नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जो इस सुझाव दिया है, उस सुझाव के आधार पर हम क्या करते हैं कि इनकी जो वास्तविक संख्या है, जो गणना है, मान लीजिए कार, फर्नीचर, स्टील रॉड और डेयरी। अब ये तो पीस में देखेंगे, इसको स्टील है, इसको मीट्रिक टन या क्विंटल में देखेंगे। ओके, डेयरी है तो इसको हम किस में देखेंगे? लीटर, किलो लीटर, इसमें यूनिट में देखेंगे। अब
इनको हम अलग अलग कैसे ऐड कर सकते हैं, ये बहुत टफ वर्क है। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं कि इनके मूल्य का उपयोग करते हैं, मूल्य का उपयोग करते हैं गणना करने में। क्यों? क्योंकि हर वस्तु का एक मूल्य जरूर होता है, और अगर उस वस्तु के मूल्य, अब मूल्य कैसे होगा, तो मूल्य तो यहाँ मान लीजिए इंडियन करेंसी में रुपी चलता है, तो हम रुपीज में ही पूरा मूल्य होगा। तो चाहे कार को पीस में हो, इसके भी कुछ मान लीजिए एक कार की कीमत 1,00,000 रुपए है। स्टील रॉड, 1 क्विंटल स्टील रॉड की कीमत 10,000 रुपये, 10,000 रुपये है। डेयरी उत्पादन, 100 क्विंटल दूध की कीमत 10,000 रुपये है। तो अब आप देखिए इस मूल्य को ऐड जब करेंगे तो 1,20,000 रुपये टोटल आपके पास इसका कैलकुलेशन आ गया। ठीक है ना। जैसे ऐसे समझिए आप, और एक एग्जांपल से इजीली समझने की कोशिश करते हैं। क्या कि यदि मान लो 10,000 किलोग्राम गेहूं, इसको 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए कि बेचा जाए तो ये कितने का होगा, जाके 80,000 रुपए का होगा। मतलब इसकी एक वैल्यू आ गई। जैसे आप नारियल पानी पीने जाते हैं, 10 रुपए का नारियल पानी वो आपको देता है, और पर डे वो मान लो 500 नारियल पानी अपना बेच लेता है क्वांटिटी में, तो कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये उसका प्रोडक्शन निकल कर बाहर आ गया। तो ये मूल्य पर हम क्या करते हैं, इसकी गणना कर लेते हैं, मूल्य पर गणना करते हैं। ओके। इसी प्रकार तीनों क्षेत्र में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके बाद उसके मूल्यों का योगफल करके हम इसको निकाल लेते हैं। ओके। अब उत्पादित की गई चीज और बेची गई चीजों में क्या होता है कि इस चीज, मतलब इन की गणना करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि मान लीजिए गेहूं है, आटा है, और इससे बनता है ब्रेड। तो अब अगर आप इनकी भी कीमत को उसी में गणना कर लेंगे ब्रेड की कीमत में, तो फिर वो गणना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं, ये लिख लीजिएगा लाइन, और सेवाओं की गणना करते हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की। क्यों? मान लीजिए ये गेहूं 8 रुपए किलो था, जब ये आटा बना तो 10 रुपए किलो हो गया, इसमें कुछ वैल्यू एडिशन हुआ। फिर आटा से जब ब्रेड बना तो ये मान लीजिए ब्रेड का पैकेट 15 रुपए का हो गया। तो ये जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, ये बनकर टोटल 15 रुपए का पैकेट मिलकर बना जाके। तो अब देखिए आप, मान लीजिए एक ब्रेड 15 रुपए का बना जाके, तो ये जो ब्रेड बन रहा है इसमें आटा की भी कीमत शामिल है और गेहूं की भी। ये होती है मध्यवर्ती वस्तुएं। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में काउंट नहीं करते हैं। मतलब गेहूं और आटा की कीमत को हमें छोड़ना पड़ेगा, ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। ब्रेड अंतिम वस्तु है, इसकी कीमत को हम जोड़ेंगे। अब वैल्यू एडिशन क्या है, 8 रुपए का गेहूं था तो यहां पर 2 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ आटा बनने में, यहां पर 5 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। जब हम लोग जीडीपी और जीबीए पढ़ेंगे तो इस वैल्यू एडिशन की बात करेंगे, बहुत अच्छे से इसको और समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप ये समझिए कि जब हम गणना करते हैं तो एक तो मूल्य के आधार पर गणना करते हैं, दूसरा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। ठीक है। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो अंतिम वस्तुओं की गणना कब करेंगे, हम जीडीपी में करते हैं। इससे हमें देश की ग्रोथ रेट पता चलती है और टोटल इकोनॉमी के साइज का पता चलता है। इन तीनों सेक्टर्स में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, यानी किसी विशेष वर्ष में किसी क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के या उस क्षेत्र के कुल उत्पादन की जो जानकारी है वो हमें दे देता है। ओके। मतलब एक वर्ष में किसी स्पेसिफिक सेक्टर में कुल अंतिम कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, इसकी जानकारी हमें इससे मिल जाती है। और तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के को अगर हम उस जोड़ देंगे तो वही बन जाता है जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। राइटिंग जहाँ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा कि मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको, या क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना। तो मैं उसको शॉर्ट आउट करता चला जाऊंगा। और एक चीज कि जो भी क्वेरीज हैं आप बोलते जाइए,
मैं उसको आगे चल के बताता जाऊंगा और सॉर्ट आउट करता जाऊंगा। ओके, तो अब ये जीडीपी के अंतर्गत आता है। अब जीडीपी एक कठिन फॉर्मूला है। जीडीपी का कार्य भारत सरकार, एक तो यही याद रखना है आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जीडीपी निकालने का कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार, यानी कि भारत सरकार। ओके, ये राज्य सरकारों का कार्य नहीं है। भारत सरकार जीडीपी का पैमाना नापती है। अब देखिए कि सेक्टर वाइज कैसे कैसे चेंज हुआ है। जैसे जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो सेक्टर वाइज जो इकोनॉमी में जो योगदान था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का, और आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों का जो योगदान है उसमें क्या क्या अंतर आया है। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था तो आपको भी पता है कि प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा था, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक, क्योंकि चीज़ें अभी तक एक नॉर्मल वे से ही चल रही हैं, अभी कुछ चेंज नहीं हो रहा आज़ादी के समय। लेकिन धीरे धीरे चेंजों में समय के साथ परिवर्तन होना शुरू हो गया। क्या हुआ? जैसे जैसे कृषि प्रणाली बढ़ती गई, विकसित होती गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी जो कृषि प्रणाली है उसमें परिवर्तन आता गया, समृद्ध होती गई कृषि प्रणाली, लोग समृद्ध होने लगे। तो पहले से ज़्यादा जब समृद्धि कैसे आएगी? जब वो उत्पादन करने लगे। जब उत्पादन करने लगे पहले से ज़्यादा, तो कुछ लोग अब दूसरे सेक्टर में भी काम करने लगे। वो सेक्टर कौन कौन से? जैसे कोई शिल्पी बन गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चला गया, कोई ट्रेडर बन गया, व्यापारी बन गया। तो अब क्या होगा कि अब व्यापारी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, इनमें वृद्धि होने लगी। इससे क्या हुआ? जब ट्रेडर्स बढ़े तो फिर क्रय विक्रय संबंधी जो गतिविधियां थी ये बढ़ने लगी, और इनको बढ़ाने के लिए हमें परिवहन व्यवस्था, संचार व्यवस्था, ठीक है ना, बैंकिंग प्रणाली, इन सब की जरूरत हमें पड़ने लगी। लंबे जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद लंबे समय तक, लगभग 100 ईयर्स तो नहीं कहेंगे, लगभग आप मान लीजिए कि आज़ादी के बाद से ही फिर हमें द्वितीयक क्षेत्र के, जैसे जब हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू की तो हमने भारी उद्योगों को क्यों बढ़ावा दिया नेहरू ने, ठीक है, महालनोबिस मॉडल में क्यों दिया गया? क्यों? क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता थी, यानी कि विनिर्माण की जो नई प्रणाली दुनिया में पिछले 100 साल से चल रही थी उसे भारत में भी अपनाने की आवश्यकता थी। तो फिर क्या हुआ? इससे कारखाने अस्तित्व में आने लगे। जब कारखाने अस्तित्व में आने लगे तो जो खेतों पे लोग काम कर रहे थे वो अब इधर मूव करने लगे, ठीक है ना। मान लीजिए खेतों पर वो सस्ती दर पे काम कर रहे थे तो यहाँ उनको अच्छा पेमेंट मिला तो यहाँ काम करने लगे। हालांकि कारखानों में भी लोग, अब जिनको खेती में काम नहीं था या एक्स्ट्रा लेबर थी तो वो कारखानों में काम करने लगी, भले ही उसे सस्ती दर पर रोजगार मिलने लगा हो। इससे क्या हुआ? वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा, लोग नई नई वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगे, उत्पादित वस्तुओं का। इससे क्या हुआ कि ये जो द्वितीयक क्षेत्र था ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर के रूप में उभर कर आया। ये जो विनिर्माण का क्षेत्र है ये सबसे क्रूशियल है, एक तो रोजगार देने के मामले में भी और अर्थव्यवस्था को रन कराने के लिए द्वितीयक क्षेत्र सबसे क्रूशियल रोल अदा करता है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगले कुछ सालों में क्या हुआ कि जो द्वितीयक क्षेत्र था उसकी निर्भरता तृतीयक क्षेत्र पर बढ़ती चली गई, कुछ बदलाव आने लगे, ठीक है ना। अब आज की जो कंडीशन है तो उसमें कुल अगर देखा जाए क्षेत्रकों की भूमिका तो उसमें तृतीयक क्षेत्र की भूमिका सबसे ज्यादा बढ़ गई, और जो कार्य करने वाले लोग थे वो द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर मूव कर गए। ओके, अब जैसे इनके हम हिस्से की बात करें कि आज जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन क्षेत्रों का कितना कितना हिस्सा है। ओके, अगर किसी भी बच्चे को पता है जिसने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, और यूपीएससी के लिए देखिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप प्रॉपर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सरकार के 2 डॉक्यूमेंट इकोनॉमी के लिए पढ़ने पड़ेंगे, वो है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। ओके, तो आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ें, लेकिन आप कुछ बैकईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए कि उनके जो क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न है वो क्या है, और उसको आप पढ़ के उस पर टिक कर लीजिए ताकि दोबारा आपको पूरा बुकलेट ना पढ़ना पड़े। ओके, या उसकी समरी पढ़िए आप, लेकिन वो पढ़ना जरूरी है। अगर आप सिर्फ स्टेट पीएससी दे रहे हैं फिर आप उसको छोड़ के भी काम चला सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जीडीपी में क्या हिस्सा है प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का और तृतीयक क्षेत्र का। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का, यानी कि
कृषि क्षेत्र का यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा है वो 17% आता है एट GVA एट करेंट प्राइस। देखिए अब यहाँ परेशान नहीं हुई GVA क्या है जिन बच्चों को नहीं पता है, ठीक है ना। आगे जब हम नेशनल इनकम के चैप्टर में आएंगे तो आपको ये बताएंगे GDP के बाद कि GVA क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो कृषि क्षेत्र का हिस्सा यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान, कृषि क्षेत्र का 17% का योगदान है। ओके, इसके अलावा द्वितीयक क्षेत्र की फिर बात करें यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसका जो हिस्सा है वो लगभग 29.6% है एट करेंट प्राइस 2018-19 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उस आधार पर, ये बिल्कुल फिक्स है। अब आप ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा ज़्यादा है और प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र का हिस्सा का जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में वो कम है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हमने पहले बताई हैं आपको, वो सारी चीज़ें आती हैं, कारखाने में उत्पादित होने वाली चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे गैस इसी में का पार्ट है, द्वितीयक क्षेत्र का पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, इसको लिख लीजिए, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसमें आप कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, ओके, ये भी सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। वाटर सप्लाई, जल पूर्ति है, ये भी द्वितीयक क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। डायरेक्ट यूपीएससी ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है कि किस क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है। तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में ही आते हैं। अब जैसे कहीं कंफ्यूजन स्थिति आ जाती है कि गैस तो सर्विस सेक्टर का हिस्सा लग रहा है मुझको, लेकिन नहीं, ये क्या है, आप सोचते होंगे कि मैं उसको पैसे देता हूँ वो घर तक डिलीवरी कर देता है तो ये तो सर्विस सेक्टर का हिस्सा हो गया, लेकिन नहीं, गैस क्या है, ये द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। इलेक्ट्रिसिटी, आपको लगता है मैं तो लाइट की सेवा ले रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है, ना कि तृतीयक क्षेत्र का। ओके, चलिए अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं। तृतीयक क्षेत्र का योगदान यानी कि मतलब कि आप कह सकते हो सर्विस सेक्टर, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको भूलना नहीं है आपको, इसका पूरा योगदान है 54.3%, ओके, 54.3% एट करेंट प्राइस 2018-19, ये हिस्सा है। अब इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया बैंकिंग, फाइनेंस, और एक आध एग्जाम्पल दीजिए जो क्वेश्चंस में पुटअप हो सकते हैं, होते हैं, जो रियल एस्टेट, रियल एस्टेट किसका हिस्सा है, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। फिर प्रोफेशनल सर्विसेज, ओके, और बताइए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये सारा जो सेक्टर है ये तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है व्यवस्थित रूप से। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 17% का है, द्वितीयक क्षेत्र का है 29.6% का, और तृतीयक क्षेत्र का जो हिस्सा है वो है 54.3% का। प्राथमिक क्षेत्र जो नेचर से सीधे कलेक्ट होती हैं, आप एग्रीकल्चर, डेयरी और खनन, है ना, ये सब आप माइनिंग उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, जो मैंने आपको पहले बताया है। उसके अलावा गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई को भी ऐड कर सकते हैं। तृतीयक क्षेत्र में जो मैंने पहले ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग ये सब बताया था, उसके अलावा फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको भी आप, है ना, एजुकेटर हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये किस सेक्टर का हिस्सा है, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा होता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये तृतीयक क्षेत्र का जो ये 54.3% का जो हिस्सा बन गया है, ये तृतीयक क्षेत्र
का जो इतना महत्व बढ़ रहा है, इसका क्या रीजन रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? क्योंकि उससे ज़्यादा ऑथेंटिक कोई सोर्स नहीं है, आप कुछ भी पढ़िए, एनसीईआरटी से ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स कुछ नहीं मिलेगा आपको। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ये आपकी तैयारी का बेस है। ओके, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए 9th की एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करिए, 9th इकोनॉमी की एनसीईआरटी, 10th की इकोनॉमी एनसीईआरटी और 11th की इकोनॉमी की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। 12th की एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, कारण ये है कि उसमें माइक्रो और माइक्रो है, तो माइक्रो में तो कवर करा दूंगा और माइक्रो का कोई काम यहाँ पर नहीं है। ओके, तो यहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए तो आपके बेसिक्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब इस सेक्टर का जो पोर्शन है यानी तृतीयक क्षेत्र है वो कैसे बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि देखिए, जब सारे सेक्टर्स में उत्पादन में वृद्धि हुई, चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो उसने भी ग्रो किया, द्वितीयक क्षेत्र ने भी ग्रो किया, तो जब और इनका डेवलपमेंट निर्भर किस पर है? तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब प्राथमिक क्षेत्र, पहले सबसे ज़्यादा पोर्शन आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र था, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र ने उसको विस्थापित कर दिया। ओके, इसके बाद फिर तृतीयक क्षेत्र आया, तो तृतीयक क्षेत्र ने इन दोनों के क्षेत्रकों को विस्थापित कर दिया। सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में तृतीयक क्षेत्र ही हमारा निकल कर बाहर आया। ओके, अब आखिरकार इसके कारण क्या रहे, तो एक एक करके हम इसके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पहला कारण क्या है? ओके, पहला कारण तो ये समझिए कि किसी भी देश में सेवाओं की जो सर्विसेज होती हैं उसकी इम्पोर्टेंस होती है, और कुछ बुनियादी सर्विसेज होती हैं जिनके बिना वो देश या कोई भी व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता है, जैसे कि अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक सेवाएं, तार सेवाएं, ठीक है ना, पुलिस सर्विस यानी कि जो थाना होता है, ये सर्विसेज, कचहरी, ग्रामीण जो प्रशासनिक कार्यालय हैं, पंचायत कार्यालय हैं, इसके बाद नगर निगम के कार्यालय हैं, ठीक है, सरकारी और भी बहुत सारे कार्यालय हैं, रक्षा प्रतिष्ठान है, ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है, बैंकिंग सिस्टम है, इंश्योरेंस सिस्टम है, या जो कंपनी सिस्टम है। अब क्या इनके बिना किसी भी देश की इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है? नहीं। और इन सब, ये सारी बुनियादी सेवाएं हैं। अब जब ये बुनियादी सेवाएं हैं तो इन पे ग्रो करना, सरकार का प्रबंधन इन पे होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और जब सरकार जब इस पे ध्यान देगी तो ये एकदम से बूम अप करने वाली सेवाएं निकल कर बाहर आ गई, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, डाक, तार, ओके, थाना, कचहरी, प्रशासनिक कार्यालय, इसके अलावा बताइए रक्षा प्रतिष्ठान, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, और बताइए। तो इस तरीके के सारे काम क्या ये बुनियादी कार्य हैं? तो बुनियादी कार्य फिर इस पे इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इन कार्यों की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या वहां के लोग इन बुनियादी सेवाओं के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि कृषि और उद्योग के विकास जब हुआ तो इसके लिए परिवहन की भी आवश्यकता हुई, क्योंकि परिवहन के बिना न तो व्यापार हो सकता था, भंडारण की भी सुविधा नहीं मिल सकती थी। तो परिवहन, व्यापार, भंडारण, इन सेवाओं का तेजी से विकास होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी। जब उत्पादकता बढ़ी तो प्रोडक्ट को मूव भी तो कराना पड़ेगा, आपको मंडियों तक ले जाना पड़ेगा, वेयर हाउसेस तक ले जाना पड़ेगा। तो इन सब के लिए तृतीयक क्षेत्र की भी जो सेवाएं थी उनकी डिमांड बढ़ी, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन या भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनकी जरूरत पड़ी। तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, आय बढ़ने के साथ क्या होती है, कुछ लोग कहाँ जाते हैं? रेस्तरां में जाएंगे,
बाहर खाना खाने का मन करता है उनका तो रेस्तरां में जाएंगे ही वो। हॉस्पिटल में वो कुछ लोग निजी अस्पतालों का उपयोग करने लगेंगे, निजी उस स्कूलों का लोग इस्तेमाल करने लगेंगे, निजी शैक्षिक संस्थाओं का लोग इस्तेमाल करने लगेंगे, ठीक है ना। फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने लगेंगे। तो अब इन सब की भी शुरुआत हुई। तो इसके लिए क्या हुआ कि नगरों का भाई ये सारी चीजें नगरों में आराम से परिवर्तन देखी जा सकती हैं। तो इसलिए जो है नगरों में इनका तेजी से विकास हुआ, और जब नगरों में तेजी से विकास हुआ तो इनमें रोजगार के अवसर बढ़े, और जो ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश था या कृषि और जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग थे वो इससे आकर्षित हुए, और धीरे धीरे इस सेक्टर में लोगों की खपत बढ़ने लगी। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, क्या है। फिर पिछले कई सालों में आपने देखा है कि सूचना और संचार, इसमें एक क्रांति हो गई है। 1980 से पहले कुछ कोई सोच सकता था कि कोई टेलीकम्युनिकेशन वाली सी चीज भी आ जाएगी या मोबाइल जैसी कोई चीज भी आ जाएगी। आज देखिए आप हम इस कोविड के दौर में देखिए शैक्षिक क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति हो गई है कि फिजिकल क्लासेस ना होते हुए भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कनेक्ट होने का कारण क्या है? ये संचार का माध्यम। तो संचार के माध्यम से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो सूचना और संचार तकनीकी का जो विकास हुआ है उसने बहुत सारी नई सुविधाओं का जो डेवलपमेंट किया है, इससे भी तृतीयक क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब एक टॉपिक आता है कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में लोगों का सबसे अधिक रोजगार है। ठीक है, अब ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है। अब जैसे हम एक बात करते हैं, पुराना आंकड़ा देते हैं, हम 1973 का आंकड़ा देते हैं आपको। ओके, 1973 का जब हम आपको आंकड़ा देंगे तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ओके, तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा था, लगभग ये 45% का हिस्सा रखता था पूरी जीडीपी में। ओके, 45% का। फिर आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, तो मान के चलिए कि ये लगभग 25% का हिस्सा रखता था, और तृतीयक क्षेत्र 30% का हिस्सा रखा था। यानी कि सबसे बड़ा जो रोजगार जो लोग सबसे अधिक जो लोग लगे थे वो सबसे ज़्यादा कहाँ लगे थे? प्राइमरी सेक्टर में लोग इन्वॉल्व थे। 1973 के आसपास की बात कर रहे हैं। लेकिन हम आज की बात करें, आज की बात करने से पहले फिर हम आते हैं, चलो 2010 की बात करते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सिनेरियो कुछ बदला। प्राइमरी सेक्टर में 51.52% लोग रोजगार में लगे हुए थे। सेकेंडरी सेक्टर में लगभग 21% लोग लगे हुए थे, 21.81% कह सकते हो लगे हुए थे। टर्सरी सेक्टर में लगभग 26.68% लोगों को रोजगार मिला हुआ था। ठीक है, अब आप देखिए कि प्राइमरी सेक्टर में रोजगार बढ़ा है, लेकिन जीडीपी में योगदान इनका और इनका बढ़ रहा था। रोजगार में योगदान फिर भी प्राइमरी सेक्टर का ही बढ़ रहा था। इसका मतलब क्या है कि हम ग्रोथ के साथ सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में हम एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाए। उनका हिस्सा तो हमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिल जाता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर उतना प्रभावी नहीं रहा। आज की बात करते हैं, आज की बात मतलब 2020 के आंकड़े देखते हैं। सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट कहाँ कितना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 41.49% लोग इन्वॉल्व हैं। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 26.18% लोग इन्वॉल्व हैं, और टर्सरी सेक्टर में लगभग 32.33% लोग इन्वॉल्व हैं सर्विस सेक्टर। अब आप देखिए यहां सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में भी इंक्रीज हुआ, और प्राइमरी सेक्टर में ये घट गया। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि किसी भी देश में सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का ग्रो होना
एक अच्छा संकेत माना जाता है जब वहाँ के लोग प्राइमरी सेक्टर से हटना शुरू करते हैं और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला जो हमारा इंडेक्स है ये एक अच्छा संकेत दे रहा है। ओके, अब प्राइमरी सेक्टर में चूंकि ग्रो की या रोजगार देने की इतनी क्या नहीं है, इतनी वो भी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो हमें सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि अब देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करें। तो ये जब हम रोजगार का चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें, किस किस प्रकार के किस किस सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की संभावनाएं हैं, तो इसकी बात हम तब करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, यानी कि हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, और ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर को हमने डिटेल में यहां कंप्लीट कर लिया। ये आपका बेस है, इसको आप बिल्कुल कभी मत छोड़िएगा। ओके, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है बात करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, अब इसको शुरू करने से पहले इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज को संगठित क्षेत्र, और अनऑर्गेनाइज को कहते हैं असंगठित क्षेत्र। ओके, मतलब क्या होता है कि जब हम आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कार्यों के आधार पर विभाजित करते हैं, ठीक है, आर्थिक कार्यों को जब हम अलग अलग नियोजन के आधार पर देखते हैं कि लोग कैसे नियोजित हैं, किस मतलब इंडस्ट्री में या प्राथमिक सेक्टर में लोग कैसे नियोजित हैं, उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, उन पे क्या नियम हैं, उनके क्या उपनियम बनाए गए हैं, ठीक है ना, तो रोजगार के संदर्भ में उनका कैसे पालन किया जा रहा है। तो इस तरीके के जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो संगठित और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। एक कांताबाई हैं, उदाहरण से आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एक कमल भाई साहब है। कांताबाई एक ऑफिस में वर्क करती हैं और इनकी जो टाइमिंग है 9 से 5 की टाइमिंग है। कारण ये नियमित रूप से डेली अपने ऑफिस जाती हैं। अपने जो महीना होता है उसके लास्ट में इनको वेतन भी मिल जाता है। वेतन के अतिरिक्त भी जो सरकारी नियम हैं उनके तहत इनका पीएफ भी कटता है। इसके अलावा जो मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस है इनको कांताबाई को भी मिलता है। इसके अलावा अन्य जो भत्ते हैं, मान लीजिए अगर कांताबाई को ट्रैवलिंग करनी पड़ती है और ट्रैवल भत्ता भी इनको जो दिया जाता है तो उस आधार पर भी इनको जो है उसके नियम है और उसको वेतन मिलता है। इसके बाद इनको संडे को ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। अगर ये कोई भी वर्क करती हैं तो उसके लिए इन्हें एक्स्ट्रा वर्क करती हैं तो एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। इनको सवेतन अवकाश भी मिल जाता है। तो ये तो कांताबाई का एग्जाम्पल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जिसमें भी जिस सेक्टर में नौकरी कर रही हैं तो उसकी क्या है, कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ विनियम हैं, उनके आधार पर कांताबाई जॉब कर रही हैं। अब क्या है, एक कमल भाई हैं, ठीक है ना, ये इनके फ्रेंड हैं या पड़ोसी हैं, कुछ भी आप कह दो। तो अब क्या होता है कि ये एक जो पास की एक शॉप है उस पर दैनिक मजदूरी करते हैं। सुबह 7 बजे जाते हैं और शाम को 7 बजे या 8 बजे वापस लौटते हैं। ठीक है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, हो सकता है रात के 8 भी बज जाएं आने में। इसके अलावा इन्हें मजदूरी के अलावा कोई भत्ता भी नहीं मिलता है, सवेतन छुट्टी भी नहीं मिलती। जितने दिन वर्क करेंगे उतने दिन का पेमेंट होगा, नहीं तो मालिक जितने दिन आप नहीं आए उतने दिन का पेमेंट काट लेगा। इसके बाद इन्हें कोई औपचारिक कोई ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला हुआ है जिसके आधार पर ये क्लेम कर सकें कि मैं यहाँ काम करता हूँ या यहाँ मुझे नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो नियुक्ता है यानी कि जो दुकान वाला है जहाँ कमल भाई काम करते हैं वो इन्हें कभी भी हटा सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है संगठित और असंगठित क्षेत्र में। ओके, अब संगठित क्षेत्र में जो काम करने होते हैं या जो लोग काम कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि इनके काम की अवधि नियमित होती है, इनके नियम उपनियम होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। अब ये पालन कैसे कराते हैं? अब असंगठित क्षेत्र में तो नियम नहीं बन पा रहे हैं, हालांकि नियम हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो पा रहा। अब यहाँ तो क्या है, जैसे कारखाना अधिनियम है,
इसके तहत बहुत सारे कानूनों को पारित कराया जाता है या काम कराया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। इसके अलावा आप बताइए सेवानुदान अधिनियम है, पीएफ के लिए दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नियम हैं भी तो उनका औपचारिक रूप से काम मतलब नहीं कराया जा पा रहा है, या उनको आप कह सकते हो औपचारिक रूप से उनको लागू नहीं किया जा पा रहा है। तो ये असंगठित क्षेत्र हो गया। ओके, इनमें संगठित क्षेत्र में जो इकाइयां होती हैं वो बड़ी इकाइयां होती हैं। इनमें जो हमने आपको इनकी वो बताए हैं लिस्टिंग की कि वेतन छुट्टी, सेवानुदान, पीपीएफ, ये सब मिलता है। ये असंगठित क्षेत्र की जो यूनिट होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, बिखरी हुई होती हैं। अधिकांश जो ये होती हैं गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है उनसे बाहर होती हैं, है ना। हालांकि कुछ नियम विनियम होते हैं लेकिन ये उनका पालन नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा समय काम करा लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे, सवेतन छुट्टी नहीं देंगे। आप बीमार हो गए तो बीमारी की कारण आपको छुट्टी नहीं देंगे, आप काम नहीं करें आपको निकाल के बाहर कर देंगे। जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, आप समझिए, है ना। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी भी होती है। असंगठित क्षेत्र में कैसे लोग कार्य करते हैं, जैसे सड़क पे कोई ठेला लगा रहा है, सड़क किनारे कुछ और कोई विक्रय कर रहा है, मरम्मत यानी कंस्ट्रक्शन में जो लेबर काम कर रही है ना, या खुद लोग जो स्वनियोजित हैं काम करने में, खेतों में कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो ये सब असंगठित क्षेत्र, या मजदूरी जो लोग कर रहे हैं, है ना, तो लेबर जो कर रहे हैं, ये सब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाता है। और लगभग भारत में 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि और लगभग 96% का जो सेक्टर है वो असंगठित क्षेत्र में आता है और 4% का सेक्टर संगठित क्षेत्र में आता है। असंगठित में भी कुछ सेक्टर पब्लिक में आएगा, नहीं संगठित में कुछ तो पब्लिक में आएगा और प्राइवेट में आएगा, असंगठित तो टोटल प्राइवेट में ही आ जाता है। ओके, अब इसमें इस वाले में भी 96% लोग ऐसे 80% लोग ऐसे हैं 96% में जो कैसे हैं, ग्रामीण परिवारों से आते हैं और जिनके पास खेती जो है वो बहुत छोटी है, छोटे चेक हैं, सीमांत किसान हैं लोग। अब उनके लिए क्या समस्या है, उनके लिए तो ये है कि जो बीज है, विपणन है, उनकी जो मशीनरी है, उनका उपयोग ही नहीं कर पाते हैं अच्छे से, उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, तो इसके लिए सरकार को काम करना पड़ता है। हालांकि सरकार काम कर रही है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो था सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो हमने आपको स्लाइड दिखाई थी, ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर वो होता है जहां पर सरकार के नियंत्रण में चीजें चलती हैं। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र की जो नियंत्रण, सार्वजनिक क्षेत्र की जैसी कंपनियां, गेल, बेल, सेल, ठीक है, रेलवे, तो ये सब सरकार के कंट्रोल की चीजें, यानी ये पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं। ओके, प्राइवेट सेक्टर में क्या आएगा, जैसे टाटा, रिलायंस, ओके, भारतीय एयरटेल, तो ये जो इंडस्ट्री काम कर रही हैं ओनरशिप के आधार पर, ये कैसी हैं, प्राइवेट है। हालांकि आजकल एक नया कंसेप्ट निकल कर आया है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, इसकी बात हम लोग जब इन्वेस्टमेंट मॉडल पढ़ेंगे तब हम लोग इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये तो थे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इनकी हमने डिटेल में चर्चा की, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, इसके बाद पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो गई। तो आज का हमारा टॉपिक था पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसके अलावा इस हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी हैं जो आपको इस स्लाइड में जान लेनी चाहिए। अब जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है, यानी कि MSME जो सेक्टर है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस बारे में एक रिपोर्ट कुछ आई हैं, दो कुछ इम्पॉर्टेंट वो हैं करंट अफेयर, वो आपको समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहला करंट अफेयर हमारा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत ने 43वां स्थान अपना
हासिल किया है और इसको जारी करता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयरबुक। ओके, इसमें कोविड-19 के प्रभाव की भी जांच करके इसको जारी किया गया है और टोटल 64 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें, यानी टोटल 64 इकोनॉमीज को इसमें रैंक प्रदान किया गया, यानी कि भारत का 64 इकोनॉमी में 43वां स्थान मिला है। इसमें जो कारक की चर्चा है उस पे इन 4 खास तौर से कारकों पर ध्यान दिया गया है। आर्थिक प्रदर्शन कैसा है, सरकारी दक्षता कैसी है, व्यापार दक्षता कैसी है और आधारभूत संरचना कैसी है। ओके, अब अगर बात करें तो पहले स्थान पर यूरोप का स्विट्जरलैंड सबसे नंबर 1 स्थान पर रहा है, दूसरा स्थान स्वीडन का है और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। हालांकि 2020 के सूचकांक में सबसे पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ था। इसके अलावा भारत के अलावा एशिया में सिंगापुर अब की बार 5वें स्थान पर है, हांगकांग 7वें पर है और ताइवान 8वें स्थान पर है और चीन को 16वां स्थान मिला, यानी कि चीन हमसे बहुत आगे है। ठीक है, फिर यूएई और यूएसए भी 9वें और 10वें स्थान पर बने हुए हैं। भारत के प्रदर्शन की अगर बात करें कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, तो ब्रिक्स देशों में अगर तुलना करें तो चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है। चीन हमने पहले देखा 16वें नंबर पर आता है और भारत का स्थान है 43 नंबर प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, तो 43वें नंबर पर आता है। इसके बाद रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का स्थान आता है। आपने उन 4 कारकों का जो ऊपर देखा, आर्थिक प्रदर्शन, व्यावसायिक दक्षता, ठीक है, बुनियादी ढांचा, तो इन पे क्या क्या रैंकिंग रही हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, भारत ने किन किन सेक्टर्स में अच्छा सुधार किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है, तो भारत की जो शक्ति दूर संचार है पहले नंबर पर, इस पर बहुत अच्छा हमने प्रदर्शन किया है। मोबाइल टेलीफोन लागत है, इसको घटाया है, ठीक है ना। आईसीटी जो सर्विसेज हैं इनके निर्यात में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है ना। सर्विस सेक्टर की जो पारिश्रमिक था इसको लेकर हमने अपने आप में बहुत सुधार किया है। व्यापार सूचकांक जो बने हैं निवेश को लेकर, इनमें हमने बहुत अच्छा सुधार किया है। लेकिन हमारी कमजोरी कहाँ रही, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर हमारे नहीं बढ़ पाए हैं, ठीक है ना। पार्टिकुलेट जो पॉल्यूशन है वो हमारा बढ़ता चला जा रहा है। मानव विकास सूचकांक HDI में हमारा जो स्थान है वो बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। पर व्यक्ति GDP में हमारा जो स्थान है वो बहुत अच्छा सुधर नहीं पाया और विदेशी मुद्रा भंडार में भी हमारा प्रदर्शन खराब रहा है। ओके, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पीटी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस। ओके, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। हर साल ये 27 जून को मनाया, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि MSME दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल ये 27 तारीख को मनाया जाता है। ओके, 2021 की जो थीम थी वो थी की टू इन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, SME 2021। ओके, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में जो SME सेक्टर है उसकी क्या भूमिका रही इस रिपोर्ट के आधार पर, चूंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, लगभग 30% से आसपास का GDP पे इसका योगदान है और लगभग 48% इसका निर्यात में जो हमारे आपूर्ति श्रृंखला है उसमें 48% MSME का ही योगदान है। मतलब आधा योगदान तो सिर्फ MSME सेक्टर से ही आ जाता है। अच्छा, रोजगार उत्पादन करने में भी या सृजन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लगभग 110 मिलियन लोगों को ये रोजगार देता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की, तो देखिए 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का जो टर्नओवर होगा वो माइक्रो इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा। स्मॉल इंडस्ट्री के अंतर्गत 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के टर्नओवर की चीज़ें आएंगी का सेक्टर आएगा और मीडियम इंडस्ट्री के अंदर या एंटरप्राइज के अंदर 50 करोड़ से लेकर उसका अगर 250 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उसके मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएंगे। हालांकि इसको पहले ऐसा नहीं था, 1 जुलाई 2020 से इस पैमाने को बदल दिया गया है। तो अगर किसी के पास पुराना कोई डॉक्यूमेंट रखा है या पुराना कोई आंकड़ा रखा है तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा। माइक्रो 1 से 5 करोड़, स्मॉल 10 से 50 करोड़ और मीडियम 50 से 250 करोड़ रुपए। ओके, MSE सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कुछ कार्यक्रम भी चला रही है, तो इन कार्यक्रम की चर्चा हम आगे जब इंडस्ट्री सेक्टर पढ़ेंगे तो विस्तार से करेंगे। यहाँ आप देख लीजिए 1 लाइनर, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है। फिर स्फूर्ति चला रही है जिसके अंतर्गत जो भारतीय बाजार है उसको प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करी जा रही है। एस्पायर योजना चलाई जा रही है।
एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सबवेंशन योजना चलाई जा रही है, आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है इस योजना को। ठीक है, क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। इसके अलावा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास, जो क्लस्टर्स बन रहे हैं उनके विकास का कार्यक्रम आगे चलाया जा रहा है। ओके, फिर क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेशन स्कीम CSTUS, इसका उद्देश्य क्या है कि जो मशीनरी है वो लगभग 15% पूंजी उस पर हम सब्सिडी प्रदान करें एमएसएमई सेक्टर में। ओके, फिर चैंपियंस स्कीम, एमएसएमई समाधान स्कीम और एमएसएमई संबंध स्कीम, तो इन सब की चर्चा हम लोग जब एमएसएमई सेक्टर पढ़ें उसमें डिटेल, चूंकि एक योजना का पूरा एक सीरीज हम शुरू करेंगे इसमें, तो सारी योजनाओं को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, फिर भी आप इसको एक नज़र देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और जिस समय आप इसको पढ़ रहे हैं मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा आपके क्वेश्चंस को लेकर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, संबंधित चैप्टर में जब हम लोग आएंगे तो उसको हम लोग पूरा क्लियर आउट कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।